गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, नहीं बल्कि इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन पे जोर होगा। पूरा का पूरा प्रश्न स्टैटिक सेक्शन से है। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओवरऑल सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट से आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग विल क्लियर। Okay, fiscal deficit occurs when total expenditure of government exceeds its total revenue and non-revenue received in a financial year. Okay, ये तब होता है जब सरकार का खर्चा जो होता है उसके टोटल जो रेवेन्यू होता है, जिसमें रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू सब आते हैं, अगर उस रिसिप्ट्स की तुलना में ज़्यादा हो जाए, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं या इसको जीएनपी के परसेंटेज के रूप में दर्शाते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसको जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दर्शाते हैं। चलिए, एक स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट, फिस्कल डेफिसिट इन डिटेल। देखिए, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम, ध्यान रखिए, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो टोटल टैक्स हो, नॉन डेप्ट हो, सब कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस टोटल इनकम, सरकार की जो टोटल कमाई है, जिसमें टोटल टैक्सेस एंड नन डेप्ट कैपिटल रिसीव, ध्यान रहे, नन डेप्ट, उधार नहीं होना चाहिए इसमें, एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, यू विल हैव ए फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अ सिचुएशन अकर्स, ये तब होगा ना व्हेन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इट्स इनकम। दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म एंड ऑल्सो एज ए परसेंटेज। दोनों टर्म में निकालते हैं, परसेंटेज के रूप में भी और एब्सोल्यूट टर्म में भी। लेकिन जनरली क्या होता है ना, एब्सोल्यूट टर्म थोड़ा सा समझ में नहीं आता आपको कि कितना बहुत बड़ा अमाउंट है क्या। तो देखिए, तो इसको हम लोग परसेंटेज के, जीडीपी के परसेंटेज में भी देखते हैं। ए रिकरिंग हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट हैज़ बीन स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। जितना कमाई नहीं उतना ज़्यादा खर्चा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला कहानी सुने हो ना, वही हाल है सरकार का भी आजकल। आजकल क्या मतलब, अधिकांश पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स यही करती है, खर्चा ज़्यादा करती है, कमाती कम है। कारण बहुत सारे हैं इसके, लेट्स सी। देखिए, डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिस्क्राइब फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया द एक्सेस ऑफ द टोटल डिसबर्समेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार जो है अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड से ज़्यादा खर्चा करती है। एक्सक्लूडिंग, इसमें ध्यान रहे, एक्सक्लूडिंग कौन कौन शामिल नहीं होता है। रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, आपने जो उधार लिया है उसको चुकता कर रहे हैं, उसको नहीं शामिल कर सकते हैं। ओवर टोटल रिसिप्ट इनटू द फंड, एक्सक्लूडिंग टोटल डेप्ट रिसिप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल डेफिसिट फार्मूला क्या होता है, कैसे आप फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कीजिएगा? देखिए, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, दोनों एक्सपेंडिचर आता है, माइनस घटाओ टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट। अब इनकम में कौन सी आता है, रेवेन्यू रिसीव प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर डिपोजिटरी या अदर रिसिप्ट्स। If the total expenditure of the government exceeds its total revenue and non-revenue received in a financial year, then the gap is called fiscal deficit of that year. The fiscal deficit is usually mentioned in as a percentage. Generally इसको percentage of GDP के रूप में दिखाया जाता है। If the gap between the center's expenditure and total income 5 lakh, if the gap between the center's expenditure and total income is 5 lakh करोड़ ऑफ द कंट्री एंड जीडीपी इसका अगर 200 लाख करोड़ है, तो कितना होगा, बस 5/200 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 5/2, 2.5% ऑफ जीडीपी, तो इसका मतलब 2.5% ऑफ जीडीपी जो है फिस्कल डेफिसिट है। ओके, व्हाट कॉज द फिस्कल डेफिसिट, कारण क्या हो सकता है? देखिए, समटाइम्स द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन हैंड आउट्स एंड अदर असिस्टेंट्स टू वीक एंड वल्नरेबल सेक्शन। बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कमज़ोर है, जो बहुत ही गरीब है, जो बहुत ही सुवेद है, उनके उत्थान के लिए सरकार को खर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ द सोसाइटी सच एज फार्मर्स है, पुअर्स है,
High fiscal deficit can also be good for an economic if the money spent goes into the creation of productive asset, जैसे कि हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिजल्ट इन जॉब क्रिएशन। तो आप हमेशा ये मत सोच लीजिएगा कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब है सरकार मतलब बेलगाम हो गई। नो नो नो, इसके दो अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन अगर फिजिकल डेफिसिट को कैसे, अब इतना सरकार का पैसा कहाँ से आता है आप सोच रहे होंगे, जब कमाई ही नहीं है तो खर्चा कैसे होगा। इसके लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है, बोरोइंग करना पड़ता है। तो फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए सरकार को बोरोइंग करना पड़ता है। और इन ए वे इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिनेंशियल ईयर इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट इन दैट ईयर। तो सरकार का जो टोटल बोरोइंग होता है वही तो वास्तव में उस साल का फिजिकल डेफिसिट होता है। जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट मतलब उतना ज़्यादा सरकार उधार ले रखी है। आते हैं क्वेश्चन अगला। कंसिडर दी फॉलोइंग: ट्रांसफ़र पेमेंट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जीएसटी। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन टैक्स जो टैक्स से नहीं हो उसको, तो जीएसटी तो नॉन टैक्स कभी नहीं हो सकता ना। अगर आप नहीं भी जानते तो चार खत्म कर दीजिए। अब सोचिए नॉन टैक्स, तो इंटरेस्ट रेट तो टैक्स का कोई मतलब नहीं है, ये होगा। डिविडेंड प्रॉफिट्स, क्या ये टैक्स रेवेन्यू है? ट्रांसफ़र पेमेंट, ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये पेमेंट कीजिएगा तो कहाँ से आ जाएगा? ट्रांसफ़र में पेमेंट। तो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, तो 3 तो डेफिनेटली होगा। तो 3 जहाँ जहाँ है आप उसको ढूंढिए और 4 को काटिए। तो ए का सी और डी तो ख़त्म हो गया। अब इसका सही जवाब आप जान जाएंगे कि सही जवाब जो होगा, बताइए क्या होगा जल्दी। 3 तो डेफिनेटली होगा उसमें, इंटरेस्ट रिसिप्ट में, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 2 और 3 सही है, 1 नहीं है। देखिए, रिसिप्ट दैट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटीज़, जिस रिसिप्ट से सरकार पर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटीज़ क्रिएट ना हो और ना ही किसी प्रकार का कोई क्लेम हो ऑन द गवर्नमेंट, दैट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ऐसा मतलब रिसिप्ट जिससे सरकार पर कभी आप दावा ना कर पाए कि वापस करो, मुझे वापस कीजिए, नहीं। तो समझ गए, जिससे सरकार पे किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो और ना ही लीड टू द क्लेम ऑन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। दीज रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉन रिडीमेबल, मतलब चुकता ना करना पड़े, एंड क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 प्रकार का होता है जनरली। एक टैक्स रेवेन्यू होता है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। एक कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व। टैक्स रेवेन्यूज आर द वाइटल कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब उसमें बड़ा हिस्सा टैक्स का ही होता है। दैट हैव बीन बाइफरकेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म इनटू डायरेक्ट टैक्स, इंटरप्राइजेज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज़ है, एक्साइज टैक्सेस है, सर्विस टैक्स है। तो जिसको आप जानते हैं कहाँ जोड़ दिया गया, जीएसटी में। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑन द अदर हैंड, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है ना, आर रिकरिंग इनकम है, इज अर्न फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन द टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। टैक्स को छोड़कर बाकी और भी तो कमाई है सरकार का इनकम के रूप में, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक तो कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी एंड सब जितना भी है ना, सब टैक्स से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सोच लीजिए, दैट इज टैक्स रेवेन्यू। जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंटर, इंक्लूड्स सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब ध्यान दीजिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट, आपने किसी को लोन दिया था, सरकार लोन तो देती है, तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलता, इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, अगर आप सरकार किसी का शेयर खरीद कर रखी है किसी कंपनी का, तो शेयर में उसको डिविडेंड मिलता है, कमाई। डिविडेंड मतलब एक लाभ का हिस्सा होता है, प्रॉफिट होता है। एक्सटर्नल ग्रांट्स हैं, बाहर से कुछ मिल जाए सरकार को या फिर कोई कंपनी ही ग्रांट्स दे दे, या अदर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है
रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का खर्चा कहाँ होता है। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट, पेंशन, अलाउंसेस, ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट है, एक तरफा पेमेंट है, दूसरा बार कुछ उससे मिलता नहीं है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता है। ग्रांट इन एड्स फॉर क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट, ग्रांट इन एड। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी, एफएसडीसी के बारे में, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एफएसडीसी सब कमिटी इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। सब कमेटी का जो होता है ना, क्या वो एफएसडीसी का जो सब कमेटी है उसका हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। इट इंटेंड्स टू मॉनिटर द मैक्रो पॉलिसी या मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 3 और 4 सही है, प्रधानमंत्री से कोई लेना नहीं है इसका। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी is an apex level body constituted by the government of India. The idea to create such a super regulatory body was first mooted by the रघुराम राजन कमेटी। 2008 में रघुराम राजन कमेटी के निर्देश पर इसका गठन किया गया था, एफएसडीसी का। ये आइडिया था। हालांकि 2010 में फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी डिसाइडेड टू सेट अप सच एन ऑटोनोमस बॉडी। उन्होंने डिसाइड किया 2010 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा, विथ मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरीज इन द इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो हो गई बात। तो ये एनएफएक्स लेवल एफएसडीसी इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। द ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन has put pressure on the governments and the institutions across the globe to regulate their economic assets। पूरी दुनिया में हो हल्ला हो रहा है आजकल किस प्रकार से इकोनॉमिक व्यवस्था चले, ठीक है। द काउंसिल इज सीन एज ए इंडियाज इनिशिएटिव टू बेटर कंडीशन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट इन फ्यूचर। इस तरह की घटनाएं दोबारा पूरे दुनिया में जो हो रही है, अभी भी हाल में बहुत सारी घटनाएं, जैसे आप जानते हैं कि किस प्रकार से अभी यूएसए का बैंक फेल हो गया, उसी प्रकार से बहुत सारे बैंक फेल पहले भी हुए हैं। एनपीए की खतरा पहले से बरकरार है, और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में हो या फिर शेयर मार्केट में हो, वहाँ पर भी कुछ भारी भरकम हो हल्ला मचता है, जैसे कि अडानी ग्रुप के संबंध में आप जानते हैं। तो इट envisages द strengthen and institutionalize द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना होगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन अलोंग विद द मॉनिटरिंग ऑफ मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक। नो फंड्स आर सेपरेटली एलोकेटेड टू द काउंसिल फॉर अंडरटेकिंग इट्स एक्टिविटीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा फंडेड नहीं होने वाला है, सेपरेट फंड इसके लिए एलोकेटेड नहीं किया गया है। दूसरी बात कि इसके जो चेयर्ड है, इट इज चेयर्ड बाय, चेयरमैन इसका कौन है? फिनांस मिनिस्टर, एंड इट्स मेंबर इंक्लूड हेड्स ऑफ ऑल फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। जितने भी फिनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर बॉडीज़ हैं, जैसे आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडी है, इरडा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस, एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसके सदस्य हैं। एफएसडीसी सब कमिटी इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इसका जो सब कमेटी होगा उसका अध्यक्ष जो होगा या हेडेड जो होगा वो आरबीआई के गवर्नर होगा। द काउंसिल कैन इनवाइट एक्सपर्ट्स टू इट्स मीटिंग। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको ही बुलाया जाएगा।
चिंता क्या करते हैं आप पर पहले पहले आप एक्सपर्ट तो बनिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंश्योरेंस इज ए subject listed in union list of the seventh schedule of the constitution. Foreign direct investment FDI limit in insurance sector of India is 49%. Insurance Regulatory and Development Authority यानी IRDA is the apex statutory body to promote and regulate insurance sector in India. सोचिए सोचिए। सबसे पहली बात, ये सब्जेक्ट कहाँ पर यूनियन लिस्ट में है इंश्योरेंस। या यू नो अबाउट दैट इंश्योरेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना 74% की। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीमा बढ़ा दिया गया है, तो इसका सही जवाब है 1 और 3, दूसरा गलत है। जी हाँ, इंश्योरेंस इन इंडिया रेफर्स टू द मार्केट फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया इन विच बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द 7th शेड्यूल एज द यूनियन लिस्ट। याद रखिएगा 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में इसका जगह है इंश्योरेंस का। मीनिंग इट कैन ओनली बी लेजिस्लेटेड बाय द यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। Foreign direct investment limit in insurance sector is increased from 49 to 74%। 2021 के बजट सेशन में FDI सीमा बढ़ा दी गई है। Increase in FDI limits from 49 to 74% for the insurance sector will help insurance company to raise funds to ensure their solvency is maintained in the line with the growing business needs. This also helps increase the merger acquisition in the sector while paving the way for private equity funds to enter the space. Private equity is composed of funds and investors that directly invest in the private companies, directly invest in the private company, yeah, that engage in buyouts of buyouts of the public company, resulting in delisting of the public equity. Insurance and Regulatory Development Authority IRDAI is a regulatory body under the jurisdiction of the Ministry of Finance। IRDAI जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के जुडिक्शन में आता है। ठीक है, टास्क विद रेगुलेटिंग करेगा इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1919। तो समझ जाइए भैया IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। With the reference to the strategic disinvestment, consider the following statement। स्ट्रैटेजिक disinvestment की बात पूछी जा रही है। It is the transfer of ownership and control of a public sector entity to some other entity। Yeah, I think you know about that। Strategic disinvestment में क्या होता है? DIPAM is the nodal agency for strategic disinvestment in public sector undertaking। DIPAM comes under the Ministry of Commerce and Industry। Is it right or wrong? DIPAM जो है क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के तहत आता है या फिनांस मिनिस्ट्री के तहत आता है? सोच लीजिए अच्छा तरह से। पहला बात तो सही है, दूसरा भी आपको पता होना चाहिए। DIPAM सही है, तीसरा भी सही है क्या? नहीं, 1 और 2 ही सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत नहीं आता है। देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड टू ट्रांसफर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू सम अदर एंटिटी, इधर बाय प्राइवेट हो या पब्लिक हो, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। The Department of Investment and Public Asset Management, that means DPAM, which comes under the Ministry of Finance, Finance Ministry of, ठीक है,
डिफाइंस स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट एज फॉलोज। तो याद रखिएगा, दीपम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। एज फॉलोज, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट वुड, क्या मतलब है, इम्प्लाई द सेल ऑफ ए सब्सटेंशियल प्रपोर्शन या पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अप टू 50%। 50% से ज़्यादा हो जाए तब उसको स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। Such higher percentage as the competent authority may determine along with ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, और मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार के हाथ से चली जाती है इस डिसइन्वेस्टमेंट से। सेलिंग माइनॉरिटी शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज टू द अनदर एंटिटी बी इट पब्लिक और प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट इन दिस गवर्नमेंट रिटेन द ओनरशिप ऑफ द इंटरप्राइजेज। अगर माइनॉरिटी शेयर अगर दे रहा है तो गवर्नर के पास अभी भी सरकार के पास ओनरशिप बचा रहता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गवर्नमेंट सेल मेजॉरिटी शेयर्स एंड इंटरप्राइजेज which is in a static disinvestment sale, the government gives up the ownership of the entity as well as the government carefully choose enterprises to be put up for sale. Department of Investment and Public Asset Management is one of the department under the Ministry of Finance. Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) deals with all matters relating to management of central government investments in equity, including this investment भी आता है in equity in the central public sector undertaking. Consider the following statement. Curbing leakage in subsidy, improving performance of public sector enterprises, increasing subsidies, recovering black money। पूछा जा रहा है which of the initiative can lead to the fiscal consolidation, किससे फिजिकल कंसोलिडेशन होगा। सही बात है, कर्बिंग करो लीकेज, बहुत ज़्यादा सब्सिडी में लीकेज हो रहा है। इम्प्रूविंग पर ये भी होगा, सब्सिडी बढ़ाएंगे तो कहाँ से हो जाएगा। रिकवरिंग ब्लैक मनी, तो 1 3 1 2 4 द राइट आंसर। देखिए, इन फिजिकल कंसोलिडेशन या फिजिकल रोड मैप for the center is expressed in the term of the budgetary targets। फिजिकल डेफिसिट कहिए, रेवेन्यू डेफिसिट कहिए उसको, टू बी रियलाइज इन सक्सेसिव बजट। सरकार कोशिश तो कर ही रही है, क्या क्या कोशिश करती है इसके लिए। फॉलोइंग मेजर कैन लीड टू फिजिकल कंसोलिडेशन। पहला, कट डाउन सब्सिडीज, स्टॉप लीकेज इन सब्सिडीज, रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर दैट मीन इम्प्लीमेंट जीएसटी, improve the performance of public sector enterprises, recover regular money, पॉलिसी परफॉर्म सच एज एफडीआई, पॉलिसी रिफॉर्म कीजिए। और ये जो चक्रव्यूह चैलेंज है या फिर जो एफडीआई के रास्ते जो है बहुत कठिन है, उसके लिए कुछ कोशिश कीजिए। रेड कॉर्पेट बिछाइए, बुलाइए एफडीआई अधिक से अधिक खिंचाए, मसाला बॉन्ड वगैरह वगैरह। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ rate will help government to get higher tax revenue as well as augmentation of tax revenue is necessary to bring fiscal consolidation or the as there are limitation for reducing the government expenditure in India। आप तो जानते ही है, भारत सरकार ऐसा नहीं है पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर ही कम कर दे, उससे इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग विद द रेफरेंस टू द बजट बोरोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बजट से जो उधार लिया जाता है, बजट से, बजट के माध्यम से, ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में पूछा जा रहा है। ऑफ बजट बोरोइंग, ऑफ बजट बोरोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेंस के लिए भी। दीज आर द लोन्स टेकन बाय द सेंटर थ्रू द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दे फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज फिजिकल डेफिसिट। ये फिजिकल डेफिसिट में आता ही नहीं है। पहली बात, सरकार अपने फिजिकल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए ही तो ऑफ बजट बोरोइंग का सहारा लेती है। केवल एक सही है। ऑफ बजट बोरोइंग आर द लोन्स दैट आर टेकन नॉट बाय द सेंटर directly but by the another public institution which borrow
on behalf of the central government. Such borrowing are used to fulfill the government's expenditures needs. सरकार की खर्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार चोर दरवाजे से उधार दिलाने के लिए दूसरी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, बैंकिंग और भी जो अदर सेक्टर उसको बोलती है कि आप उधार ले लो मेरे बदले. बट सिंस द लायबिलिटी ऑफ द लोन्स इज नॉट फॉर्मली ऑन द सेंटर, ये सेंटर पे तो लायबिलिटी आती नहीं है, लोन इज नॉट इंक्लूडेड, जब लायबिलिटी आएगी ही नहीं, सरकार पर दबाव आएगा नहीं, तो फिर तो फिजिकल डेफिसिट का हिस्सा भी नहीं बनेगा. तो नॉट नेशनल फिजिकल डेफिसिट. दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट ए कंट्री फिजिकल डेफिसिट विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स. तो इससे फ़ायदा भी है कि सरकार अपने देश का फिजिकल डेफिसिट थोड़ा कम दिखाएगी और विश्व के बड़े बड़े जो निवेशक है उसको आकर्षित करेगी. बड़ी बड़ी जो FDI कंपनियां हैं और बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो देखेगी कि भारत का फिजिकल डेफिसिट ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे अपने बहुत से दरवाजे खोल सकते हैं. लेकिन इसके संकट भी हैं, गंभीर संकट भी दिखने को मिल सकते हैं. ठीक है, वो बाद में बात होगा. अब सबसे पहले बात कि ये होता कैसे है और बजट बोरिंग काम कैसे करता है. देखिए, गवर्नमेंट कैन आस्क एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू रेज रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द मार्केट थ्रू लोन्स या फिर बाय इशूइंग बॉन्ड. सरकार बोलती है देखो तुम मार्केट से पैसा उठा लो या फिर बॉन्ड जारी कर दो, लोग बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा आ जाएगा, वो पैसा हमको दे देना. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं, जैसे देखिए फूड सब्सिडी. जैसे फूड सब्सिडी इज वन ऑफ द मेजर एक्सपेंडिचर, आप जानते ही हैं. फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब सब्सिडी दे के हम लोग, सरकार जो है ना फिजिकल डेफिसिट, अपना रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर लेती है. तो हालांकि इस समय तो फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया गया इस बजट में, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हिस्सा रहता ही है, आप जानते भी हैं. इन द बजट प्रेजेंटेशन, जैसे कि बजट 2020-21 की बात कर ले, तो गवर्नमेंट पेड ओनली एंड ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट बजटेड, केवल आधा पैसा ही दी फॉर फूड सब्सिडी बिल के लिए टू दी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. FCI को आधा पैसा मिला. आप सोचिए, तो पैसा तो कम हो गया FCI के पास, तो फूड सब्सिडी कैसे दिया जाएगा. तो इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, लोन ले लिया. लोन लिया थ्रू अ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से. ठीक है, फ्रॉम द NSSF. दिस अलाउडेड द सेंटर टू हाफ इट्स फूड सब्सिडी बिल. अब वो 1,51,000 करोड़ का बिल इतना हो गया, समझ लीजिए, आराम से हो गया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ही ऐसा करती है, वो चाहे तो और भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, अंडरटेकिंग है, ऑल्सो बोरोड फॉर दी गवर्नमेंट, सरकार के लिए उधार लेती है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी तो है, वेर आस्क्ड टू पे फॉर सब्सिडीज. जैसे कि गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेनिफिशरी को जो सब्सिडीज दिया जाता है वो हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ही कर दिया जाए. पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग, जैसे कि CNG है, ONGC है, बहुत सारे हैं ना. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी इस काम के लिए लगाया जा सकता है कि वो भी बोल सकते हैं यूज़ द फंड ऑफ एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक were used to make up for the shortfall in the release of fertilizer subsidy. इसी प्रकार given the various sources of budget borrowing, the true debt is difficult to calculate. तो अब पता ही नहीं चलेगा सरकार का ऋण कितना है, छुप जाएगा ना ऋण. For instances, it was widely reported that in July 2019, just 3 days after द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के 3 दिन बाद ही, 2019 की बात हो रही है, CAG फैक्ट द एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट 17-18 at 5.85% of the GDP. Instead, the government version is 3.46%. सोच लीजिए, ये हाल है फिजिकल डेफिसिट का और ये हाल है अब बजट बोरोइंग का. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डेफिसिट फिनेंसिंग. डेफिसिट फिनेंसिंग से क्या क्या प्रभाव पड़ता है. इससे इन्फ्लेशन घटेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दोनों गलत दिया हुआ है. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट. देखिए, डेफिसिट फिनेंसिंग मीन्स क्या होता है, जनरेटिंग फंड्स टू फिनांस द डेफिसिट
which result from excess of expenditure over revenue, the gap being covered by borrowing from the public by the sale of bonds or by printing the new money. या तो आप अपना बॉन्ड बेचिए या तो नया पैसा छपा दीजिए. For developing countries like India, higher economic growth is a priority. जनरली भारत जैसे देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ प्रायोरिटी पे रखा जाता है. हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स फिनांस, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, फिनांस कहाँ से आएगा? विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग बाय साई मेकिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो खर्चा करती नहीं है. आप आराम से देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज का जितने भी खर्चा है अधिकांश तो सरकार ही करती है. प्राइवेट सेक्टर R&D में खर्चा ही नहीं करती है, इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं है लोगों के कल्याण के लिए. वो तो सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है ना. तो सरकार का ही सारा दायित्व आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फिनेंशियल रिसोर्सेज रेस्ट ऑन दी गवर्नमेंट. सरकार के कंधा में बोझ बढ़ जाता है फिनेंशियल रिसोर्सेज के लिए. ऑफन both the tax and non-tax revenue fail to mobilize enough resources just through the taxes. और ऐसा भी नहीं है कि हमारा देश बहुत टैक्स के प्रति बहुत ही जागरूक है. टैक्स चोरी यहाँ पर आम बात है. लोग अपने इनकम अगर 10 लाख प्रति महीना कमाई है तो बताते हैं कि हम तो 3 लाख रुपये कमा रहे हैं. तो टैक्स टू GDP रेशियो सोचिए, टैक्स टू डायरेक्ट GDP रेशियो सोचिए, बहुत कम है. और एक तो हमारा जो अधिकांश इकोनॉमिक जो है ना वो फॉर्मलाइज नहीं है. तो दूसरा बात है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है और साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका भी ठीक ढंग से मतलब कर सकते हैं कि आप अच्छा मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, जिसको आप टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बॉयंसी दोनों के संदर्भ में समझ सकते हैं. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है. तो स्वाभाविक है डेफिसिट तो बढ़ेगा ही भैया. तो अब क्या है उपाय, क्या है? द डेफिसिट इज ऑफन फंडेड थ्रू दी बोरोइंग. उधार लीजिए या पैसा छाप दीजिए, नया नोट. यूपीएससी पूछ चुकी है इस प्रकार के सवाल. प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स इन, इससे क्या होगा? देखिए फ्लो ऑफ मनी तो बढ़ जाएगा ना मार्केट में, और इससे लीड्स टू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और इन्फ्लेशन जैसा प्रभाव दिखेगा, विच लीड टू द राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री. डेफिसिट फिनेंसिंग इज इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी. मतलब जनरली डेफिसिट फिनेंसिंग जो होता है ना जो मतलब इन्फ्लेशनरी होता ही है, उसके अंदर ही समाया होता है. डेफिसिट फिनेंसिंग जब भी होगा मतलब ये मान के चलिए कि इन्फ्लेशन आना ही है. सिंस डेफिसिट फिनेंसिंग रेजेज, क्यों? क्योंकि डेफिसिट फिनेंसिंग से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और इसका प्रभाव होता है इंक्रीज डिमांड. जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्रभाव है डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन लार्ज हो जाएगा. डेफिसिट फिनेंसिंग इफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट इनवर्सली. बहुत ही बुरी तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रभावित करता है. व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक, अब जब इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन है तो एम्प्लॉइज जो है वो डिमांड करेंगे हायर वेजेस का. प्रत्येक बेरोजगार चाहता है काम तो मिले, लेकिन काम के साथ साथ इन्फ्लेशन के अनुसार ही वेतन मिले. अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उनका वेजेस बढ़ जाता है. जब वेज बढ़ता है तो स्वाभाविक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है इसको आप कह सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा. और जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा तो कंपनियां क्या करती है ना, छटाई करती है. पहले सबसे पहले तो छटाई करेगी, दूसरा क्या करेगी, अपना उत्पादन घटाएगी. उत्पादन जब घटेगा तो स्वाभाविक है इन्वेस्टमेंट तो डिमोटिवेट हो गया ना. और जब इन्वेस्टमेंट डिमोटिवेट हो जाएगा तो और बेरोजगारी बढ़ेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो सरकार, समझ सकते हैं आप क्या हो रहा है. एक विशियस नहीं बल्कि आप कौन सा चक्कर में फंस गए हैं, आप फंस चुके हैं. ठीक है, एक विस्कस साइकिल में फंस चुके हैं. इसलिए डेफिसिट फिनेंसिंग बहुत हद तक बचना चाहिए इससे. और ख़ास करके पैसा तो छापना ही नहीं चाहिए, बहुत मतलब अंतिम रिसोर्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई जब विकल्प नहीं होता. अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में. प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर. मतलब इस साल का फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेड को घटा दीजिए. जो आपने उधार लिया उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो फिजिकल जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट बोरिंग पेमेंट, उसको घटाइए. दोनों का डिफरेंस आपको प्राइमरी डेफिसिट दे देगा.
प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड टू नो द अमाउंट ऑफ बोरोइंग दैट द गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। अभी अभी तो बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट घटाना होता है, तो फिर आप प्राइमरी डेफिसिट में जोड़िए क्यों। A decrease in primary deficit so progress towards the fiscal health। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे प्राइमरी डेफिसिट घटेगा, कहीं ना कहीं इस बात की सही जानकारी मिलेगी। तो 1 और 3 सही है। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेंट ईयर फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल आपने जो कुछ उधार लिया था उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का पैसा मान के 100 रुपया है, और फिर आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो सपोज 500 है। तो दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो एक्चुअल में प्राइमरी डेफिसिट कितना लिख लेगा, 400 लिख लेगा। तो यही 400 जो है ना, वास्तव में एक्चुअली डेफिसिट है सरकार का। क्योंकि अगर पिछली सरकार ने उधार लिया है तो उसका जिम्मा वर्तमान सरकार क्यों उठाए, इसलिए तो पता ही नहीं चलेगा ना सरकार कितना उधार ले रही है, सरकार खर्च कितना कर रही है। इस साल सरकार ने लोगों के लिए क्या किया। हो सकता है पिछली सरकार ने जानबूझकर ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाया था, जिसके कारण सरकार पे थोड़ा सा बर्डन दिखता है। तो एक्चुअली सरकार अपना खर्चा देखना चाहती है। तो प्राइमरी डेफिसिट एक बेस्ट टूल है। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कितना उधार चाहिए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट को हटा देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट को जोड़ लीजिए तो आपका तो बर्डन और ज़्यादा दिखेगा। इट इज़ द अमाउंट बाय विच द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड द टोटल इनकम। Note that primary deficit does not include interest payment. Also, primary deficit shows that the borrowing requirements needed for the meeting the expenditure of the government. Normally, when the government raises a loan, it includes interest amount. When the amount is deducted from the principal loan amount, that is primary deficit. प्राइमरी डेफिसिट का एक फॉर्मूला बना देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट होता है वो फिजिकल डेफिसिट, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये हो गया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्रीवियस बोरोइंग का। What is the difference between the primary deficit and fiscal deficit? Primary deficit is the difference between the fiscal deficit and interest payment. Fiscal deficit is the difference between total expenditure of the government and total income. तो difference between the total expenditure total income सरकार का, उसको fiscal deficit बोलते हैं। Primary deficit can be calculated using the formula fiscal deficit minus interest payment. What does how what does primary deficit indicate? Primary deficit measure to know the amount of borrowing that the government can utilize excluding the interest payments. When the primary deficit is zero, इसका मतलब है फिजिकल डेफिसिट बिकम्स इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर है भैया। Fiscal deficit become equal to the interest payment. This means that the government has restored to borrowing just to pay off the interest payment. Further noting that nothing is added for the existing loan. सोच लीजिए, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट तो दोनों तो बराबर हो गया। अगर इसका मतलब सारा का सारा पैसा तो लोन चुकाने में इंटरेस्ट देने में ही लग जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की बात हो रही है। देखिए, रिकवरी ऑफ लोन्स, कस्टम ड्यूटी, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से, रिकवरी ऑफ लोन से, ये दोनों तो डेफिनेटली 1 और 4 ही होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी ये सब तो होगा नहीं। प्रॉफिट और डिविडेंड से इससे तो कोई लायबिलिटी थोड़ा क्रिएट होता है और ना ही कोई एसेट में कमी आती है। तो इसका 1 और 4। कैपिटल रिसिप्ट आर लोन्स taken by government from public borrowing from foreign countries, institutes, and borrowing from RBI. Recovery of loans given by the center to the states and other is also included in capital receipt.
इन द बैलेंस शीट कैपिटल रिसिप्ट आर मेंशन इन द लायबिलिटीज सेक्शन, क्योंकि ये सरकार की एक तरह से लायबिलिटीज है ना, आपने लोन ले लिया तो वो आपका थ्रो है, आपको तो चुकाना पड़ेगा ना बाद में विद द इंटरेस्ट के साथ। तो सोच लीजिए एक लायबिलिटीज क्रिएट हो जाता है। द कैपिटल रिसिप्ट हैज अ नेचर ऑफ नॉन रिकरेंस, वो नॉन रिकरेंस, इसका नेचर ये होता है नॉन रिकरेंस का, कैपिटल रिसिप्ट का नेचर होता है नॉन रिकरेंस का। ऑल कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रखिएगा, ऑल कैपिटल रिसिप्ट आर टैक्स फ्री, जितना भी कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त होता है सरकार को वो टैक्स फ्री होता है, अनलेस देयर इज ए प्रोविजन टू टैक्स इट, जब तक कि कोई प्रोविजन ना बना दिया जाए। कैपिटल रिसिप्ट कैन बी बोथ, ये नॉन डेप्ट भी हो सकता है और डेप्ट भी हो सकता है। हो सकता है सरकार का इससे ऋण बढ़ भी जाए और हो सकता है विदाउट डेप्ट वाला भी हो। जैसे कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट आर दोज विच डोंट इनकर एनी फ्यूचर बर्डन या रीपेमेंट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बाद में जिसको चुकाने का भार सरकार पर ना आ जाए, वो नॉन डेप्ट होता है। अब मान के चलिए 75% के आसपास सरकार का टोटल बजट रिसिप्ट जो होता है ना वो नॉन डेप्ट रिसिप्ट ही होता है, जो अच्छी बात भी है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, एडवांस, डिसइन्वेस्टमेंट, इशूज ऑफ बॉन्ड, शेयर, ईटीसी। अब आता है डेप्ट रिसिप्ट में, ऐसा रिसिप्ट हैव टू रीपेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार को वापस चुकाना पड़ेगा। अराउंड 25% के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज फिनांस थ्रू दी बोरोइंग, तो उधार लेके होता है, समझे। ए रिडक्शन इन डेप्ट रिसिप्ट और बोरोइंग कैन बी बिग लीप फॉर द इकोनॉमिक्स फिनेंशियल हेल्थ। मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर डेप्ट रिसिप्ट, मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ना सरकार का, वो डेप्ट रिसिप्ट होता है, सरकार का डेप्ट रिसिप्ट होता है। अभी आपने क्या पढ़ा, रिकवरी एंड लोन इतना 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 था, ऑलमोस्ट 75% टोटल बजट रिसिप्ट और नॉन डेप्ट रिसिप्ट। लेकिन सरकार का अगर देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर डेप्ट रिसिप्ट। एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट रिसिप्ट, कैपिटल डेप्ट रिसिप्ट, मार्केट लोन है, issuance of special securities to the public sector banks, issuance of securities, short term borrowing, treasury bills, securities against the small savings, state provident funds, relief bonds, saving bonds, gold bonds, external debt, all are the example of debt capital receipt। सबसे सरकार का लाइबिलिटीज बढ़ जाता है, सबको चुकाना पड़ेगा बाद में। विद द रेफरेंस टू द डेफिसिट बजटिंग, अब डेफिसिट बजटिंग पे सवाल पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ बजट इज बेस्ट suited for developing economics, it helps to generate additional demand, boost the rate of economic growth। this type of budget, deficit budgeting जो होता है can be implemented at the times of inflation। ये तो गलत है भाई, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। देखिए गवर्नमेंट इज सेट टू बी अ डेफिसिट बजट, किसी सरकार की बजट को डेफिसिट बजट तब कहा जाएगा जब इसका एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सीड, जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सीड द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू ही, सरकार का अगर जो अनुमानित खर्चा है अगर वो अनुमानित से रेवेन्यू में राजस्व से अगर ज़्यादा है तो उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को डेफिसिट बजट कहा जाएगा। सरकार का डेफिसिट, अधिकांश हम लोग का डेफिसिट बजट होता है। द टाइप ऑफ बजट इज बेस्ट सूटेड, दिस टाइप ऑफ जो बजट होगा ना वो डेवलपिंग नेशंस के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे भारत जैसे देश के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, स्पेशली हेल्पफुल फॉर द टाइम्स, और ये खास करके रिसेशन के समय, जब महंगाई, जब मंदी, जब बेरोजगारी, जब डिमांड बहुत कम, ऐसे समय में डेफिसिट बजट अच्छा होता है। डेफिसिट बजट हेल्प्स जनरेट एडिशनल डिमांड, ये डिमांड को बढ़ा देगा, बूस्ट करेगा, रेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हियर द गवर्नमेंट इशू या इनकर द एक्सेसिव एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट रेट, जानबूझ के सरकार खर्चा भी करती है इसके लिए। दिस रिजल्ट इंक्रीज इन डिमांड, और परिणाम डिमांड बढ़ेगा गुड्स और सर्विसेज का, और इससे कहीं कहीं रिवाइव कर जाएगी इकोनॉमी। गवर्नमेंट रिकवर्स या गवर्नमेंट कवर्स दिस अमाउंट थ्रू दी पब्लिक बोरोइंग, और सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए, तो सरकार
या तो पब्लिक बोरोइंग करेगी जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके, या फिर विड्रॉइंग फ्रॉम इट्स अकुमुलेटेड रिजर्व सरप्लस। आरबीआई के पास इतना सरप्लस पड़ा हुआ, वो तो उठा के ले लेगी। हालांकि इसके कुछ दोष भी है, कुछ फायदे भी है, तो पहले हम लोग फायदे की बात कर लें। हेल्प्स इन एड्रेसिंग द पब्लिक कंसर्न सच एज अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, इनेबल्स द गवर्नमेंट टू स्पेंड पब्लिक वेलफेयर। हालांकि इसके कुछ संकट भी हैं, जैसे कि it can it can encourage the imprudent एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये फिजिकल डेफिसिट जो है ना कहीं एफआरबीएम से दूर जाएगी, ये सरकार को इम्प्रूडेंट बना देगी। और इंक्रीज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बाय अकोमोडेटिंग डेट। सरकार का टैक्स जो रीन जीडीपी, डेप्ट टू जीडीपी जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा बात है, इससे इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं जन्म हो सकता है डेफिसिट बजट से। अगला प्रश्न, विद द रेफरेंस टू द बोट अकाउंट। बोट ऑन अकाउंट के सवाल पूछा जा रहा है अभी क्योंकि नया जो है 23 जो है, उसके बाद जो अगला साल होगा वो चुनाव वाला साल होगा, तो बोट ऑन अकाउंट उस समय इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ लीजिए अच्छा से इसको, ये बोट ऑन अकाउंट क्या होता है। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फंड इट्स एक्सपेंसेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम until full budget is passed. It deals both expenditure and revenue side of the government budget. It cannot alter the direct tax. पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये केवल और केवल एक्सपेंडिचर साइड को दिखाता है, रेवेन्यू साइड पे कोई फोकस नहीं होता है। और ये आपके डायरेक्ट टैक्स को अल्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो वास्तव में उसमें किसी प्रकार का बदलाव के लिए आपको पार्लियामेंट का रास्ता, उसके लिए फिनांस बिल लाना होगा, मनी बिल लाना होगा। और मनी बिल लाना कैसे ला सकते हैं आप? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन होता है बॉर्डर अकाउंट के कारण। तो इसका सही जवाब तो मिल गया होगा आपको। जी हाँ, सही जवाब है 1 और 3। देखिए, बोट एन अकाउंट, इसको डिफाइन भी किया गया आर्टिकल 116 में, संविधान के 116 में। इज ए ग्रांट, एक तरह से अनुदान है इन एडवांस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। तो आप समझ लीजिए आर्टिकल 116 में इसका जिक्र भी है बोट एन अकाउंट का। इट इज़ ए ग्रांट इन एडवांस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर नीड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जनरली लास्टिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स। 2-3 महीने के लिए होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीना मान लीजिए ना, टिल द न्यू फिनेंशियल ईयर किक्स इन, जब तक कि नया फिनेंशियल ईयर नहीं आ जाता है। तो सरकार इस बीच में पैसा कहाँ से लाएगी खर्चा करने के लिए? आसपास के मतलब रोजमर्रा की खर्चा कहाँ से आएगी? इसके लिए वोट अकाउंट पास किया जाता है। देखिए आर्टिकल 266 क्या कहता है। आर्टिकल 266 बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, विच इज वेयर ऑल द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बी इट फॉर्म, चाहे वो टैक्स से हो, फंड्स रेज बाय द लोन से हो, या इंटरेस्ट ऑन द लोन से हो, या पोर्शन ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट इज पार्क, यहाँ सब रखा जाता है। टैक्स से हो, लोन से हो, इंटरेस्ट से हो, कहीं से भी आ रहा हो, सबको यहाँ पार्क करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इट स्टेट दैट नो मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया may be withdrawn except under an appropriation undertaken by the law। एप्रोप्रिएशन बिल लाइए तब पैसा उठा के यहाँ से ले जाइए, अदरवाइज आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं। फॉर विच द सेंटर पासेस एप्रोप्रिएशन बिल ड्यूरिंग द यूनियन बजट। और यूनियन बजट में एप्रोप्रिएशन बिल ही तो रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर बिल पास होता है, तब जाके आपको एक तरह से अनुमति मिलती है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, इसके लिए समय लगेगा ना। हाउएवर एप्रोप्रिएशन बिल टेंड टू रिक्वायर टाइम, इसके लिए समय लगेगा, पास करवाना पड़ेगा, हो सकता है पास भी ना हो, सरकार गिर भी जा सकती है इन दी पार्लियामेंट एंड बिकम लॉ, फिर कानून बनेगा। टू एलिविएट द एनी प्रॉब्लम, इतना सारा प्रॉब्लम से कैसे आप बचिएगा? राइजिंग फ्रॉम सच ए सिचुएशन एज द सेंटर रिक्वायर्स परमिशन टू विड्रॉ एनी सम ऑफ मनी, सरकार को अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए, विड्रॉ एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम CFI फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फिनेंशियल ईयर। A vote on account is passed।
तब इस बीच में एक बोट अकाउंट पास कर दिया जाता है इसी बीच में, ठीक है। टिपिकली अब संक्षेप में समझ लीजिए कि बोट एन अकाउंट इज ट्रीटेड एज ए फॉर्मेलिटी एंड पास्ड विथ नो डिस्कशन, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ elected government to pass a short-term expense bill to this keep things running till the new government can ratify a full budget। जब तक नई सरकार ना आ जाए फुल बजट तो पास होगा नहीं, और फुल बजट जब पास नहीं होगा तो ये एक तरीका है कि सरकार को कुछ खर्चों के लिए कुछ पैसा मिल जाए कॉन्सुलेट फंड से। इट इज यूजली इट इज यूजली लेड फॉर आउट ऑफ 2 months, 2 महीना, एंड foregoes allocation of funds for major projects being allocated for, जैसे ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता बल्कि इसको अलोकेट जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सब्सिडी और भी बाकी। फुल बजट डील्स बोथ एक्सपेंडिचर भी, देखिए फुल बजट में एक्सपेंडिचर भी चर्चा होगा, रेवेन्यू साइड भी बात होगी। बोथ अकाउंट्स डील्स ओनली एक्सपेंडिचर साइड, केवल और केवल एक्सपेंडिचर साइड पे ही वो फोकस करता है गवर्नमेंट के बजट में, ठीक है। रही बात बोट अकाउंट कैन नॉट अल्टर, बोट अकाउंट के माध्यम से आप बोट अकाउंट कैन नॉट अल्टर डायरेक्ट टैक्सेस सिंस दे नीड टू बी पास थ्रू द फिनांस बिल, उसको फिनांस बिल से पास कराना पड़ता है, तो स्वाभाविक है टैक्स को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर, जब चुनावी साल हो, चुनावी वर्ष हो, तो रूलिंग गवर्नमेंट जनरली ऑप्ट्स फॉर बोट एन अकाउंट या इंटरिम बजट भी बोलते हैं इसको कभी कभी, इंस्टीड ऑफ फुल बजट। इंटरिम बजट बोलिए, फुल बजट नहीं बोल सकते हैं आप, जो इलेक्शन ईयर होता है उसके लिए। वाइल टेक्निकली कहिए तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट अ वोट ऑन अकाउंट, वोटर अकाउंट प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं होती टेक्निकली, बट इट वुड बी इन अप्रोप्रिएट, लेकिन ये थोड़ा सा अव्यवहारिक होगा टू इम्पोज पॉलिसी दैट मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द इनकमिंग गवर्नमेंट टेकिंग ओवर इन द सेम ईयर। तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आप नई पॉलिसी ला दें जो कि हो सकता है आने वाले सरकार के लिए मतलब ठीक भी ना हो, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि बड़े बड़ी नीतियाँ घोषणा ना हो चुनावी वर्ष के दौरान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या रिगार्डिंग अबाउट पिगोवियन टैक्स के बारे में। पिगोवियन टैक्स, इट इज ए टैक्स ऑन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, इट इज ए टैक्स ऑन any activity that creates adverse side effect for the society. Taxes on alcohol, tobacco, example of Pigovian tax। दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए पिगोवियन बोलिए या पाइगोवियन बोलिए या पिगोवियन भी बोलिए, इज ए टैक्स दैट इज टैक्स असेस्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति से भी ले सकता है, बिजनेस से भी ले सकता है, बिजनेस जो इस प्रकार के काम में इन्वॉल्विंग हो, डेट क्रिएट एडवर्स साइड इफेक्ट फॉर सोसाइटी, जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। दिस इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर स्ट्रेन ऑन पब्लिक हेल्थ केयर फ्रॉम द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट और एनी अदर साइड इफेक्ट दैट हैव एन एक्सटर्नल और नेगेटिव इम्पैक्ट। जिससे भी साइड इफेक्ट हो, जिससे भी एक्सटर्नल नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा हो रहा हो, उस पर एक टैक्स लगाया जा सकता है, जिसको पिगोवियन बोलते हैं। पिगोवियन टैक्स इज intended to tax the producer of goods या सर्विसेज दैट क्रिएट एडवर्स साइड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर को एक तरह से डीमोटिवेट करने के लिए इस टैक्स को अप्लाई किया जाता है। द पर्पस ऑफ द पिगोवियन टैक्स इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट बैक टू द प्रोड्यूसर द यूजर ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। समझ गए? एक तरह से आप क्षतिपूर्ति ही कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। जैसे कार्बन इमिशन टैक्स, टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग्स, टबैको, अल्कोहल, ये सब क्या है? पिगोवियन टैक्स है। पिगोवियन टैक्स आर मीन टू इक्वल द कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड इफ ओवर एस्टिमेटेड कैन हार्म द सोसाइटी। लेकिन जरूरत से ज़्यादा हो गया तो और दिक्कत भी हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से आप ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बुरे लोग बुराई करते रहे, उस पर खाली फाइन लगा दिया जाए। मतलब एक तरह से कार्बन टैक्स क्या है? एक तरह से आप ये तो प्रमोट कर रहे हैं इस बात को कि बड़ी बड़ी जो विकसित कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो जेंट कंपनियां हैं,
वो कार्बन इमिशन को जो एक तरह से जो टारगेट है उसको भूल जाए और खर्चा करे, पूरा पूरा का पूरा अपना ग्रोथ के चक्कर में पेड़ पौधा काटे, वृक्ष काटे, पोल्यूशन बढ़ाए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाए, और जो इतने सारे जो टारगेट्स हम लोग जो डिटरमाइन किए हैं सब भूल कर और सारा का सारा बोझ विकसित से विकासशील देश में शिफ्ट कर दे, क्योंकि विकासशील देश तो स्वाभाविक है इतना इमिशन करते नहीं है, उनका पर पर्सन जो इमिशन है वो बहुत कम है, खपत भी बहुत कम है। तो उनको इंसेंटिव देने के लिए आप पिगोवियन टैक्स का एक कॉन्सेप्ट ला देते हैं या फिर कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ला देते हैं। आप ये कहते हैं कि विकसित देश अपना अमीरी बरकरार रखने के लिए पर्यावरण को दूषित करेगी और उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति कर देगी। वाह, बड़ा गुड सेंस। दिस इज अगेंस्ट, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा ठीक है कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगला बात है कि विद द रेफरेंस टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में पूछा है, खाद सब्सिडी नहीं बल्कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज गोज टू द फार्मर्स अकाउंट डायरेक्ट थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द MRP of all fertilizer are controlled by the central government। ये all fertilizer सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, आपको नहीं लगता है? दोनों गलत है। देखिए, सब्सिडीज एज ए कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। सब्सिडी का कॉन्सेप्ट 70-80 के दशक में आया था। फर्टिलाइजर सब्सिडी इज परचेजिंग बाय द फार्मर, मतलब एक तरह से तरीका फार्मर एट द लो प्राइस बिलो दी MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी अगर आप कोई खाद की पैकेट खरीदते हैं, जैसे यूरिया का पैकेट उठाने गए तो उसका कीमत तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको सब्सिडी मिलती है उस पर, दैट इज़ बिलो द यूजुअल डिमांड एंड द सप्लाई रेट या रेगुलर प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट कॉस्ट। फर्टिलाइजर सब्सिडी अल्टीमेटली गोज टू द फर्टिलाइजर कंपनी, ये फर्टिलाइजर कंपनी को जाता है, इवन दो इट इज़ द फार्मर दैट बेनिफिट, लेकिन इसका फ़ायदा तो अंततः फार्मर को ही मिलता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर फर्टिलाइजर कंपनी को नहीं दिया जाए तो बोरे के पैकेट पर 400 की जगह 1000 रुपया लिखा रहेगा, लेकिन सब्सिडीज उनको दिया जाता है तो उसकी कीमत जो होती है 400 की जगह 900 की जगह 400 ही मिल जाता है उसको। बिफोर 2018 कंपनीज वेयर रीइम्बर्स्ड आफ्टर द मटेरियल वाज डिस्पैच्ड एंड रिसीव्ड बाय द डायरेक्ट रेल हेड या डिसइंटीग्रेटेड ग्रोथ डाउन। लेकिन 2018 साउ द बिगिनिंग ऑफ द DBT, उस समय शुरुआत की गई थी DBT ट्रांसफ़र का, विच वुड ट्रांसफ़र मनी डायरेक्टली टू द रिटेलर्स अकाउंट। अब रिटेलर्स के अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्ट। वाइल द MRP ऑफ द यूरिया, लेकिन सब के लिए नहीं, मतलब कुछ ही साव का, मतलब कुछ। वाइल द MRP फॉर यूरिया का देख लीजिए, कंट्रोल्ड या फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये तो अभी भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इट इज़ डी कंट्रोल्ड फॉर अदर फर्टिलाइजर, जबकि इट इज़ डी कंट्रोल कर दिया गया दूसरे फर्टिलाइजर के लिए, इंक्लूडिंग DAP जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP म्यूरिएट ऑफ पोटास, उसके लिए तो इसको डी कंट्रोल कर दिया गया है। इन फर्टिलाइजर अदर देन यूरिया को छोड़कर द गवर्नमेंट ओनली गिव्स फिक्स पर टन सब्सिडी, यूरिया पर ही केवल सरकार जो है एक निश्चित सब्सिडी देती है, पर टन सब्सिडी। दिस मीन्स द सब्सिडी इज फिक्स्ड वाइल MRP आर वेरिएबल। MRP वेरिएबल होगा, सब्सिडीज फिक्स्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ सेस कैन बी स्पेंट लाइक रेगुलर टैक्स रेवेन्यू while surcharge can only be spent for a particular purpose. Proceed of cess and surcharge go to the Consolidated Fund of India. Proceed of surcharge और सेस का जो पैसा है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड में चल जाएगा क्या? तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। देखिए, सेस इज ए डिफरेंट है फ्रॉम द अदर टैक्सेस, सच एज एक्साइज ड्यूटी हो या पर्सनल इनकम टैक्स, उससे अलग है। दैट इज लेविड इन द एडिशन टू द करंट टैक्स, दैट इज लेविज इन एडिशन टू द करंट टैक्स, जो करंट टैक्स है उसके ऊपर लगता है, इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब समझिए, अगर इनकम टैक्स 30% है और 3% का जो सरचार्ज है, सेस है, सेस, तो इसका मतलब 30% का 3% 0.9% वो भी जुड़ेगा।
जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे 3% एजुकेशन सेस ऑन 30% पर्सनल इनकम टैक्स, 30% के इनकम टैक्स पर 30% का 3% का एजुकेशन सेस लगेगा। इस लेवी एज ए टैक्स ऑन टैक्स एग्जिस्टिंग 30%। एज ए रिजल्ट ओवरऑल टैक्स रेट जो होगा वो 13.9 हो जाएगा। ठीक है। सेस इज इम्पोज ऑन ऑल टैक्स पेयर, भारत के सभी टैक्स पेयर को सेस चुकाना पड़ता है। हु पेज टैक्स, जो भी टैक्स चुकाता है वो सेस देता है, क्योंकि वो टैक्स दे रहा है तो स्वाभाविक है जितने भी टैक्स पेयर है वो सेस भी देते हैं। इफ एनी टैक्स इज जनरेटेड ऑन इनकम, कोई भी टैक्स जो जनरेटेड कर इनकम में जनरेटेड किया गया हो, रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, चाहे उसकी अमाउंट कुछ भी क्यों ना हो, ही मस्ट पे टैक्स ऑन टैक्स एज वेल एज सेस इज पेड टू द consolidated फंड ऑफ इंडिया बट इट कैन ओनली बी यूज फॉर पार्टिकुलर पर्पज। तो ये किसी खास उद्देश्य के लिए खर्चा किया जा सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। नेम ऑफ द सम ऑफ द मेन सेस, जैसे कि एजुकेशन सेस, रोड सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, क्लीन एनर्जी सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, ये सब सेस जो भारत पे लगाए जाते हैं, भारत के लोगों पर लगाए जाते हैं। सरचार्ज इज अ फी एडेड टू एनी टैक्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। सरचार्ज इज अ फी है जो कि किसी भी टैक्स पर लगाया जा सकता है जो आप पहले ही चुका दिए। सरचार्ज इज ए टर्म दैट रेफर्स टू एन एक्स्ट्रा फी और लेवी। दिस इज एक्स्ट्रा फी और लेवी पर्सनल इनकम टैक्स ऑन हाई इनकम स्लेव या अल्ट्रा वेल्थी, बहुत ज़्यादा अमीर अरबपति खरबपति लोग, एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आर द टू लार्जेस्ट सरचार्ज। इस पे ही दो मतलब दो बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सरचार्ज लगता है। सरचार्ज रेवेन्यू ऑल्सो गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वेयर इट कैन बी यूज फॉर एनी रीजन, जिसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है, जस्ट लाइक रेगुलर टैक्स रेवेन्यू। A surcharge is a tax on tax not levied for any particular reason, and proceeds of surcharge are used by the union government for whatever purpose जिसके लिए जरूरी समझे उसके लिए खर्चा कर सकता है। The key differences between surcharge and the cess is that although each can be shared with the state government, the surcharge can be kept with CFI and spent like every other levy, while the cess should be kept as a separate fund. सेस को अलग फंड में रखा जाता है आफ्टर बीइंग allocated to the CFI and can only be spent by the particular reason. Consider the following statement. Tax elasticity is the rate of the percentage change in the tax revenue to the percentage change in GDP. टैक्स इलास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट है, टैक्स बायोंसी एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है बस आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एक दूसरे को फ्लिप कर दिया गया। ध्यान सुनिए, द टैक्स ऑफ रेट परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू, रेट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू द परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, और टैक्स चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द टैक्स रेट। तो ये एक दूसरे को फ्लिप कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए क्या होता है टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड चेंज इन जीडीपी। तो नीचे जीडीपी चेंज लिख दीजिए, चेंज इन जीडीपी, ऊपर लीजिए टैक्स रेवेन्यू चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स इन चेंज रेवेन्यू दोनों का अनुपात निकालिए, टैक्स बायोंसी टीवी मिल जाएगा आपको। तो इसके दर में बिना परिवर्तन किए जीडीपी में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंज इन जीडीपी। जीडीपी में बदलाव से टैक्स के रेवेन्यू में क्या इजाफा हुआ, क्या प्रभाव आया, उसको देखते हैं। व्हेन अ टैक्स इज बायोन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स रेवेन्यू इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। टैक्स रेट 5% है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर जैसे कि बोलेंगे कि पिछले साल टैक्स जो है 10 लाख करोड़ रुपये होगा और जीडीपी कुछ 50 लाख करोड़ का मान लेते हैं, तो आप उसका दोनों का रेशियो निकालिएगा तो आपको कुछ रेट मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा। अगर सपोज इस साल
टैक्स रेवेन्यू 10 लाख से 12 लाख करोड़ हो गया बाय द वे, और जीडीपी में बदलाव सपोज जो 50 लाख था वो 60 लाख करोड़ हो गया, तो स्वाभाविक है उसका चेंजिंग आएगा। तो आपने रेट तो 5% रखा ना, तो आपने चेंज तो टैक्स रेट में तो किया नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट में कोई बदलाव किए बिना ही अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब है टैक्स बायंसी हो रहा है। इट इंडिकेट्स हाई सेंसिटिवनेस ऑफ द टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन टू द जीडीपी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं जीडीपी जो ग्रोथ हो रहा है वो टैक्स में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि टैक्स बायोन्सी विल बी हाईएस्ट फॉर द डायरेक्ट टैक्स। स्वाभाविक है डायरेक्ट टैक्स के लिए ज़्यादा होगा। एज द इकोनॉमिक ग्रो, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो करेगी फास्ट, एडिशनल इनकम जनरेटेड मे गो टू द रिच ग्रुप। एडिशनल जो पैसा होगा वो ग्रुप अमीर लोगों के पास पहुंचेगा। ए पार्ट ऑफ दैट दे हैव टू पे द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो। सो इफ द जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्री रजिस्टर्ड हाई, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट अगर रजिस्टर हाई हो रहा है 9%, डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन विल एक्सिलरेट। स्वाभाविक है जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 9% तो डायरेक्ट टैक्स इनकम कलेक्शन बिल इंक्रीज हो जाएगा। जनरली डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर सेंसिटिव टू जीडीपी ग्रोथ रेट। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है टैक्स ग्रोथ की तुलना में, जीडीपी ग्रोथ के संबंध में। जबकि टैक्स इलास्टिसिटी रेफर्स द चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट में बदलकर टैक्स रेवेन्यू को में जो बदलाव आता है, सपोज सरकार देख रही है कि टैक्स रेट ज़्यादा होने से या कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होने से क्या हो रहा है ना कि रेवेन्यू में कोई खास मतलब इजाफा नहीं हो रहा, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% से 15% कर दिया जाए। तो सरकार ने टैक्स रेट में जैसे चेंज किया, देखा है रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको टैक्स इलास्टिसिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द टैक्स रेवेन्यू चेंजेज इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फ्रॉम 30% to 25% indicates tax elasticity. That's a good got it concept. With the reference to the crowd out effect, crowd out effect के बारे में, crowd out या crowding out effect, consider the following statement. It is a situation when increased interest rates lead to reduction in the private investment spending. It occurs when a government adopts contractionary fiscal policy stance. Not all एक सही है, इसलिए करेक्ट पूछा गया तो एक ही सही है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है व्हेन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, जिससे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है बैंकों के द्वारा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, लीड टू द रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो घट जाता है। क्यों प्राइवेट स्पेंड क्यों घटता है? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर पर टैक्स मिल रहा है, उधार मिल रहा है ना, तो वो कहीं चाहेंगे नहीं चाहेंगे। दैट इज डैम्प्स द इनिशियल इंक्रीज इन द टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इज कॉल्ड क्राउड आउट इफेक्ट। अभी देखिए होता कैसे, समटाइम्स क्या होता है ना, गवर्नमेंट एडॉप्ट्स एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी। जब सरकार खर्चा करेगी दिल खोल के तो कहाँ से उधार लेगी? तो बैंकों से उधार लेगी ना। बैंकों को बोलेगा उधार दो हमको, तो बैंक उधार दे देगी, तो स्वाभाविक है उसके पास तो जितना 50% 60% अगर बैंकों का पैसा अगर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किनने में चला गया बैंकों को, तो वो अपना अधिकांश जो बचत अब बचा हुआ है वो तो चाहेगी ना कि इसका वसूल जनता से करें या फिर इन्वेस्टर से करें, अधिक टैक्स वसूल कर, अधिक मतलब इंटरेस्ट लेकर। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट एडॉप्ट्स एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी स्टांसेस, इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, इससे इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ता है? क्योंकि सरकार एक तरह से इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए अधिक से अधिक खर्चा कर रही है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स affect private investment decision. A high magnitude of the crowding out effect may even lead to lesser income in the economic. और हो सकता है कि ऐसा हो कि इकोनॉमिक का चक्का ही रुक जाए। With the higher interest rates, the cost for funds to be invested increase. क्योंकि अगर आप 100 रुपया उधार लेने जा रहे हैं बैंक से, तो आप उसमें 20% का अगर ब्याज ही वो ले लेगी तो 120 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो मैंने तो 120 रुपये का एग्जाम्पल दिखाया कि कितनों अरबों रुपया में होता हो, सोचिए। तो उस पर कितना ज़्यादा टैक्स अगर सरकार अगर बैंक लेती है तो उसका प्रभाव इन्वेस्टर पर पड़ जाएगा। एंड अफेक्ट्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेब्ट फिनेंसिंग मैकेनिज्म। This leads to the lesser investment ultimately and crowds out the impact the initial rise
the total investment spending. Usually, the initial increase in the government spending is funded using higher tax या borrowing on a part of the government. तो कह सकते हैं कि increase in the government spending is funded using higher taxes. Using higher taxes. सरकार को पैसा कहाँ से चुकाना पड़ता है? सरकार को पैसा बैंकों से अगर मिलता है एसएलआर के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के, तो ये पैसा बैंकों के पास कहाँ से आता है और कितना जैसा आता है? तो सरकार तो बैंकों को तलवार टांग दी, चुपचाप पैसा दो, इन्वेस्ट करना है। सरकार पॉपुलर पॉलिसी लाती है, बैंक उससे कुछ कर भी नहीं पाते हैं, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इकोनॉमिक चलता है। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द पब्लिक डेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इंक्लूड्स टोटल लायबिलिटीज of the union government that have to be paid from the contingency fund of India, dated government securities and treasury bills are the sources of the public debt in India. देखिए पहला वाला तो कॉन्टीजेंसी फंड कहाँ से आ गया, इसमें सही है बात है, तो छोड़ दीजिए, भी सही है। देखिए पब्लिक डेप्ट का मतलब हो रहा है टोटल अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, टोटल जो डेप्ट की बात जब भी होगी तो दोनों पूरा टोटल कंट्री का जो गवर्नमेंट होगा उसको कंसिडर करते हैं। तो उसके द्वारा कितना उधार लिया गया, टोटल बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पब्लिक डेप्ट इंक्लूड्स द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हालांकि भारत सरकार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसको पब्लिक डेप्ट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैव टू बी पेड फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चुकाना पड़ता पैसा। द यूनियन गवर्नमेंट ब्रॉडली क्लासिफाइड इट्स लायबिलिटीज इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एक होता है डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया इज डिफाइंड एज अ पब्लिक डेप्ट एंड इंक्लूड्स ऑल अदर फंड्स रिसीव आउटसाइड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 के तहत इसको रखा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज द गवर्नमेंट मियरली एक्ट एज ए बैंकर, जहाँ सरकार केवल और केवल एक बैंकर के रूप में काम करती है, एक कस्टोडियन के रूप में काम करती है। सेकेंड टाइप ऑफ लायबिलिटीज इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेप्ट। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट, जिसमें कि क्या क्या शामिल है, जैसे कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स है, टी बिल्स है, एक्सटर्नल असिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। पब्लिक डेप्ट definition by the union government. Union government describes those of its liabilities as a public debt which are contracted against the Consulate Fund of India. This is per Article 219 of the Constitution. 292 के तहत कॉन्सुलेट फंड पर जो भारित होता है उसी को कहा जाता है पब्लिक डेप्ट। Which of the following statement correct regarding the money market? मनी मार्केट के बारे में सही पूछा जा रहा है, कौन सा सही है? It is a segment financial market where long-term securities are issued and traded. Money markets have low risk as compared to the capital market. Money market increases the liquidity of funds in the economy. तो पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म का नहीं होता भाई। एक तो सही गलत हो गया, 2 और 3 सही जवाब है। Money market is a segment of financial market where lending and borrowing are short-term securities. ध्यान है, short term. Borrowers tap it for cash, the need to operate from day to day. Lender use it to put spare to cash to work. Capital market is a section of the financial market where long-term securities are issued and traded. Capital market money market के just opposite होता है। Although the return of the investment in the money market securities is low compared to capital market, लेकिन रिटर्न बहुत कम होता है, छोटा अवधि के लिए है ना। They are comparatively less risky than the capital market, जो चीज़ लेस कम मतलब कह सकते हैं कि
रिटर्न जब कम होगा तो लेस रिस्की भी लेस होगा, लेकिन कैपिटल मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रिस्की तो होता है ना कैपिटल मार्केट, कब डूब जाएगा पता नहीं चलेगा। मनी मार्केट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी to a government, commercial banks, and other large organization investors with the excess money. They do not need to can they do not need can invest it the money market and interest earn interest। अगर जिनको छोटी अवधि में पैसा कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है, तो आप मनी मार्केट में आइए, जिसका बहुत ज़्यादा कुछ संपत्ति है। Which of the following are the capital market instrument? बॉन्ड, शेयर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आप जानते हैं इसमें से जो जो लंबी अवधि के लिए होता है उसी का इस्तेमाल, जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो 1 और 2 राइट है। देखिए, कैपिटल मार्केट्स रेफर्स टू फैसिलिटेट्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम कम से कम 365 दिन या इससे ज़्यादा बॉथ डेब्ट या इक्विटी आर रेज। चाहे तो आप ऋण ले लीजिए या तो शेयर इक्विटी कर लीजिए, दोनों रेज और इन्वेस्टेड किया जाता है, उठाया भी जाता है और इन्वेस्ट भी किया जाता है। द मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, क्या क्या इसका तरीका है, कैसे कैसे आप अपना पैसा लगाइएगा, कैसे कैसे अपना पैसा उठा सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी शेयर्स है, डिवेंचर है, बॉन्ड है,